दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि देश में आज यानी कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होगा। इससे पहले पीएम नीति आयोग की बैठक हुई। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक और उद्घाटन समारोह का देश के कुछ प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से विरोध जताया गया। इसी कड़ी में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जहां उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या ज़रूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने का कोई ज़रूरत था? हम दिल्ली जो गए तो फिर सब लोगों से इसको लेकर के बातचीत किए और शुरू में भी जब ये बात हुआ था कि बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर सबको तो अच्छा नहीं लगा। ये तो हमारा इतिहास है। आज़ादी हुई तो फिर जो चीज़ जहाँ से था वहाँ से शुरुआत हुआ, तो फिर उसी को और विकसित किया जाना चाहिए। अलग से नया बिल्डिंग बनाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ नया बना करके मुझे इसका मतलब क्या है कि आप पुराना इतिहास बदल दीजिएगा। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाए जाने को लेकर के विरोध कर रही है, लेकिन अगर हमसे पूछ लेगा तो फिर मेरा मानना है कि अलग संसद भवन की ज़रूरत ही नहीं थी। जो पहले से था उसी को विकसित करना चाहिए था। जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा, कल होकर के उसको ख़त्म कर दीजिएगा क्या? ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार महंगाई बेरोजगारी रोक पाने में विफल हो रही है। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार ने बीते 9 साल में कोई काम नहीं किया है। इस सरकार ने झूठे वादे करके जनता को परेशान किया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुरी हाल है, किसान परेशान है। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रही है। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार सिर्फ चंद व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विफल है। विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों लोगों को मिसमैनेजमेंट के कारण पलायन करना पड़ा था। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के पास 9 साल के शासनकाल में कुछ भी दिखाने को नहीं है। इस सरकार ने चुनावी फायदे के लिए देश में डर का माहौल बनाने का काम किया है। दोस्तों मोदी सरकार के कार्यकाल के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। जो सरकार इस मौके पर अपना पीठ थपथपा रही है। मोदी सरकार अपनी इन 9 सालों की उपलब्धियां बता रही है। वहीं कांग्रेस इस सरकार की नाकामियों को गिना रही है। जब कांग्रेस की आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का जिक्र किया गया है। बेरोजगारी से लेकर के महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। कांग्रेस आज देश की सभी राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार से 9 सवाल पूछेगी, जहां इनमें कृषि, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सवाल किया जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस के नारों का भी घोषणा हो चुका है। जब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का नारा पीएम मोदी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए है। जब कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि आज मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। ये नाकामी के 9 साल हैं, जब देश की बदहाली के 9 साल है। इन 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी है। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है, बस तारीख पर तारीख देते रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था, काला धन ला करके 15 लाख देने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। ये तो सिर्फ बानगी है। इनके जुमले गिनने बैठे तो फिर गिनते हुए कई दिन बीत जाएंगे। दोस्तों बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को खिचड़ी खिलाया जाता है, भात खिलाया जाता है, मिड डे मील का भोजन दिया जाता है। लेकिन बिहार के अररिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब यहाँ पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से आया है। जी हाँ, अररिया के एक स्कूल में खिचड़ी में सांप मरा हुआ मिला। जहाँ सांप मरा हुआ था खिचड़ी में, और वह खिचड़ी करीब 150 बच्चों ने खा लिए। आपको बता दें कि अररिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली है। मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने से पूरे स्कूल में हरकत मच गया, लेकिन तब तक 100 से भी अधिक बच्चे खाना खा चुके थे। आनंद फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी बच्चों का इलाज चल रहा है।
फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। परिवार वालों को जैसे ही मामले की सूचना मिली, तुरंत ही सभी अपने बच्चों को देखने पहुंच गए। जी हां, घटना बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड की अमोना मध्य हाई स्कूल की है, जहां रोज की तरह मिड डे मील परोसा जा रहा था। जब तभी ये पता चला कि भोजन में मरा हुआ सांप किसी तरीके से गिर गया है, जिसे देखते ही सभी के हाथ पांव फूलने लगे। 100 से भी अधिक बच्चों को खाना परोसा जा चुका था। जब ऐसे में बिना किसी देरी किए सभी को अनुमंडल अस्पताल सदर अस्पताल फारबिसगंज में भेज दिया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद जब परिवार वाले स्कूल पहुंचे तो फिर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। तो दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के सुदूरवर्ती गांव से नाबालिग लड़कियों की तस्करी करके बिहार के गांव की ऑर्केस्ट्रा में डांसर बना करके नाच कराने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। जब बंगाल पुलिस ने बिहार के विक्टोरिया बाजार इलाके में छापेमारी करके दक्षिण 24 परगना जिले के 2 नाबालिगों को बचाया है और उन्हें उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया है। लेकिन इस घटना से पुलिस और प्रशासन की आंखें खोल दी है। बंगाल से बिहार में हो रही महिलाओं की तस्करी के मामले को लेकर के प्रशासन में हलचल मच गई है। जी हां, हालांकि दक्षिण 24 परगना इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में महिला तस्करी के मामले नए नहीं हैं। जो मोटी रकम का लालच देकर के डांस के काम के लिए सुंदरबंस के सुदूर गांव से बिहार ले जाने के नाम पर महिलाएं तस्करी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन विवाद के मामलों को निपटाने की मुहिम तेज हो गई है। अब इससे जुड़े मामले 4 महीने में निपटाया जाना है, जिसके लिए हर शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद के निपटारे के लिए थाना अध्यक्ष और सीईओ की देखरेख में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले सभी मामलों को भू समाधान पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से इसका निपटारा भी करना है। गृह विभाग के इस नए फरमान के बाद अब अफसर और किरानी टाल मटोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 8 जिलों में कल हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जब मौसम विभाग ने आज भी बिहार के 14 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जब मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना है। जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिला शामिल है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक ट्रफ लाइन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण बांग्लादेश की ओर गुजर रहा है। इसका प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ रहा है, जिससे आंधी बारिश की संभावना है। परसों का मौसम बिहार में सामान्य रहा। हालांकि शाम होते होते राजधानी पटना के साथ साथ गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, अरवल, कैमूर समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। जब भोजपुर में बारिश के साथ ठनका भी गिरा। जब बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और फिर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में रोहतास जिला सबसे गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री से कराए जाने के मसले पर जदयू द्वारा पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा परिसर में 28 मई को उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आज। गौरतलब है कि आज 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन है। यह जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और फिर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में ये जानकारी दी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। राष्ट्रपति से ही नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए, पर भाजपा की सरकार तमाम नैतिक और फिर संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख करके प्रधानमंत्री से नए संसद भवन का उद्घाटन कर रही है। यह भाजपा देश में मोदी का संविधान लागू करना चाहती है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से संविधान के मूल ढांचों पर प्रहार किया जा रहा है। संविधान पर हमला देश की सभ्यता और फिर संस्कृति पर हमला है। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। इस मामले पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि भाजपा देश के गौरवशाली इतिहास को बदल करके देश पर मोदी इतिहास थोपना चाहती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराया जाना सीधे तौर पर संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। आदिवासी समाज से आने की वजह से राष्ट्रपति के साथ भारतीय जनता पार्टी ये दुर्व्यवहार कर रही है। हमारे देश में वर्तमान संसद की महत्व अतुलनीय है। संसद की गरिमा से छेड़छाड़ करना अनैतिक कृत्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बिजली के बिल को लेकर के लगातार परेशान रहने वाले बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जहां बिजली बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल में यानी कि बिजली बिल में बचत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय बिजली खपत के स्लैब में हुए बदलाव के कारण लिया गया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित बिजली दरों के बाद 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रैल से फायदा पहुँचा है।
ऐसे उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली दर में 55 पैसे प्रति यूनिट की बचत हुई है। जब पिछले साल उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 6.22 रुपये लग रहे थे, लेकिन अब प्रति यूनिट 5.67 पैसे लग रहे हैं, जिसके कारण लोगों को 55 पैसे प्रति यूनिट बचत हुई है। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के राजस्व अधिकारी ने बताया है कि राज्य भर के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी में बिजली दर की राशि में अच्छी बचत हुई है। यह फायदा एक स्लैब के तहत हटने से हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून का लेकर के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून बना लो मगर पैदाइश नहीं रुक पाएगी। सांसद ने कहा है कि अल्लाह का बनाया कानून पूरे विश्व के बनाए लोगों के किसी भी कानून से बड़ा है। ऊपर वाले के बनाए कानून पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितने मर्जी कानून बना लो मगर पैदाइश पर रोक नहीं लगा सकते हो। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को बराबरी का इंसाफ करने की नसीहत दे डाली है। यह सपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अल्लाह ने बिना हिंदू मुसलमान देखे इंसान को बनाया है, उनकी रूह को बनाया है। हिंदुस्तान में आने के बाद सभी लोग अलग अलग मजहब को मानने वाले बन गए हैं, मगर सभी अल्लाह की औलाद है। यह सभी लोग आदम हवा के बच्चे हैं। यह सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि कुरान शरीफ अल्लाह का कानून है और दुनिया में बनने वाले किसी भी कानून से अल्लाह के बनाए कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां सपा सांसद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि सरकार कितने भी कानून बना ले मगर बच्चों का पैदा होना नहीं रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि यदि कोई सोचता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से आबादी में कमी आएगी तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश का निज़ाम आपके हाथों में है, तो फिर आप सभी के साथ एक जैसा न्याय करो। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज समझना अब आसान हो गया है, खास करके मानसून के समय में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार के मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया, जिसने एक मोबाइल ऐप मौसम बिहार को विकसित किया है। इस ऐप में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपके लिए बेहद मददगार हो सकती है। इसका लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया है। ये ऐप मौसम की सटीक जानकारी के लिए विकसित किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। इस ऐप की खासियत हम आपको बताते हैं कि इससे मौसम का पूर्वानुमान अब आपके हाथों में होगा। यह बिहार के सभी किसान एवं आम जन मौसम बिहार मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत का मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और फिर लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकेगा। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित करके लोगों को सतर्क किया जाएगा। इस ऐप के जरिए मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी होने से राज्य में किसानों को खेती में सुविधा होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिहार में 19 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित है। इससे मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 487 सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल पाएगी। यह बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और फिर लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित सूचना प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि शादियों की सीजन में बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। इस घटना में एक दुल्हन सुहाग रात को ही अपने पति को छोड़ करके ससुराल से फरार हो गई। साथ ही गहने और रुपये पर भी हाथ साफ कर गई। गृहस्थी बसाने के सपने देखने वाला दूल्हा अब थाने के चक्कर लगा रहा है ताकि उसे न्याय मिले। मामला बिहार के भागलपुर जिला से जुड़ा हुआ है। जब भागलपुर जिला के नवगछिया इलाके के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के एक गांव में शादी करके ससुराल पहुंची नवविवाहिता फरार हो गई। घटना को लेकर के पीड़ित पति नंदलाल ठाकुर ने भवानीपुर थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया है कि उसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी। अभी तो फिर पत्नी के साथ घर बसाने का सपना ही देख रहा था कि ऐसा हो गया। 21 मई को मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोहची लक्ष्मीपुर में धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। 22 मई को ही देर रात जेवरात नकदी समेत अन्य सामग्री लेकर के उसकी पत्नी फरार हो गई। इस मामले को लेकर के ससुराल में छानबीन की गई तो फिर पता चला है कि नवविवाहिता वहां नहीं पहुंची और फिर प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ फरार हो गई है। इसको लेकर के पीड़ित पति ने प्राथमिकी दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद भवानीपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।
बात करते हैं कि पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुधाकर सिंह ने एक साथ 8 ट्वीट करके बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सिर्फ श्रमवीर यानी कि मजदूर पैदा कर रहा है। सरकार बताएं कि यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए बिहारी छात्रों की सफल होने में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है। सुधाकर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हर साल की तरह इस साल भी बिहार के छात्र छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परंतु क्या यूपीएससी की परीक्षा में बिहार के छात्र छात्राओं की सफलता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 साल से 5 साल में और 2 साल का स्नातकोत्तर 3 से 4 साल में पूरा किया जाता है। विलंब स्तर की वजह से हर साल न्यूनतम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और फिर ये समस्या दशकों से जारी है। दोस्तों, बात करेंगे कि पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को पटना में स्थित राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलकर के उनका हालचाल जाना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों अब पटना में हैं, जब वे हाल ही में दिल्ली से लौट आए हैं। पप्पू यादव ने खुद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर के पप्पू यादव ने लिखा है कि गरीब के मसीहा परम आदरणीय अपने अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी से अभी पटना आवास पर आत्मीय मुलाकात हुई है। इस दौरान हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमें पिता का स्नेह दिया है, इससे मैं अभिभूत हूँ। इस बार भी उनसे मुलाकात के बाद मेरे अंदर आंतरिक ऊर्जा का संचारण हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही पुत्रवत स्नेह आगे भी मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने शुक्रवार को मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल की सरकार हो गई है, लेकिन 9 महीने के बच्चे के बराबर भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी चीन और अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, वे सिर्फ पाकिस्तान को गाली देते हैं। पीएम मोदी कभी विकास की बात नहीं करते हैं। जब मोदी सरकार महंगाई का मुद्दा भूल गई है, जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को भूल गई है, भारत की इकोनॉमी भूल गई है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाबा रामदेव मिल गए थे, अब 2024 में फिर से इनको एक नए बाबा मिल गए हैं। पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, रोजगार से नहीं। हम हिंदुस्तान में वाल्मीकि और फिर सीता का मंदिर बनाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार पर चर्चा नहीं, हर चुनाव में सिर्फ नफरत की बात करना, हर चीज़ की मार्केटिंग करना, अडानी का पैसा भराना, मुसलमानों को गाली देना, ईडी सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी में 2024 में फिर से सत्ता में आना चाहती है। इनको संविधान पर भरोसा नहीं है। भागवत प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ये नफरत की बात करते हैं। समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने की बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बीपीएससी से होने वाले शिक्षकों की बहाली को लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी की काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझा जाए तो फिर बीपीएससी के पास एक साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की कार्यप्रणाली को समझाते हुए कहा है कि अगर सरकार की नियमावली को ठीक मान लिया जाए तो फिर बीपीएससी को 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा और फिर नियोजित शिक्षकों के पास केवल 3 अफसर है। ये सीधे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर 4 लाख लोग 3 बार परीक्षा देने जाएंगे तो फिर 12 लाख लोगों की परीक्षा लेना होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जब मूर्ख व्यक्ति को नेता या फिर मंत्री बना देंगे तो फिर वह यही काम करेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और फिर कहा कि पहली कैबिनेट में एक साइन करेंगे और फिर आपको नौकरी मिल जाएगा। ये दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं और किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। ये उनके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि कितने पद निकलेंगी, किस विभाग में निकलेंगे। कैबिनेट नौकरी नहीं दे सकती है। ये दिखाता है कि उनको किसी विषय का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है।
इसको लेकर के देश की राजनीति इस वक्त ही काफ़ी गर्म है। नए संसद भवन की आग अब बिहार विधानसभा पहुंच चुकी है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए जाने की मांग विपक्ष कर रहा है, तो फिर वहीं बीजेपी बिहार में जेडीयू और आरजेडी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि जब बिहार विधानसभा के नए एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अकेले कर सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री संसद भवन का क्यों नहीं कर सकती है। इसी के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी के तमाम एमएलए एमएलसी विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर पहले से ही लाठी के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। इस पर शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बिहार में लगता है कि तेल पिलावन लाठी घुमासन की सरकार है। शाहनवाज हुसैन ने पूछा है कि अभी बिहार में तेल पिलावन लाठी घुमासन सरकार है क्या, जो विधानसभा में इस तरीके से लाठी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी को रखा गया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नीतीश कुमार जी तेल पिलावन लाठी घुमासन वालों के साथ सरकार में क्या चले गए। विधानसभा में भारी संख्या में पुलिसकर्मी को मौजूद कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ मेयर और 90 पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है, जहां मारपीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई है। एआईएमआईएम पार्षद रेशमा के पति की तहरीर पर थाना मेडिकल पुलिस ने बीजेपी सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 2 पार्षदों उत्तम सैनी और राजीव गुप्ता को हिरासत में लिया है। मेडिकल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम गीत के दौरान खड़े नहीं हुए। वहीं एआईएमआईएम पार्षदों का कहना है कि समारोह में राष्ट्रगान की जगह वंदे मातरम गाया गया, जिसका विरोध करने पर उनके साथ बीजेपी के कुछ नेताओं और फिर पार्षदों ने मारपीट की। थाना मेडिकल प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया है कि पार्षद रेशमा के पति दिलसाद की तहरीर पर 10 से 15 अज्ञात लोगों समेत बीजेपी पार्षद उत्तम सैनी, राजीव गुप्ता उर्फ काले और कविता राही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। योगेंद्र सिंह ने बताया है कि घटना की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा बिहार की नीतीश सरकार को उसकी ही योजनाओं के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा इसकी शुरुआत नल जल योजना में घोटाले के आरोप से करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए भाजपा 30 मई से 30 जून तक कई कार्यक्रम करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जाएगा। इसके साथ जनता के बीच केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो। 27 मई से भाजपा बिहार सरकार की योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भी जनता के बीच जाएगी। बताया जाता है कि भाजपा ने नीतीश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को निशाने पर लिया है। इसको लेकर के लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान इस योजना में लगातार घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एक तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में राज्य के कई हिस्सों में जल संकट से लोग परेशान हैं। राज्य में बिहार में नल जल योजना फेल है, कहीं नल गायब तो फिर कहीं पाइप सही नहीं है। इसको लेकर के भाजपा भभुआ से लेकर के बांका तक के पहाड़ी इलाकों में धरना देगी। साथ ही लोगों को बताएगी कि इस योजना में किस तरीके से पैसे की बर्बादी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार बस अपनी कुर्सी बचाने और फिर सत्ता का सुख लेने में लगी है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रही है। नल जल योजना सिर्फ दिखावा के लिए है। सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन सरकार पैसा लेने को तैयार नहीं है। जनता समस्या झेल रही है, लेकिन सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के 90 असंबद्ध डिग्री कॉलेजों में बिना मान्यता प्राप्त किए 2,54,000 छात्र छात्राओं का नामांकन लेने, रजिस्ट्रेशन कराने और फिर स्नातक की परीक्षा में शामिल कराने का मामला उजागर हुआ है। हद तो तब हो गई जब उच्च शिक्षा में सुधार का दावा करने वाले प्रदेश के यानी कि बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे कॉलेजों की बिना जांच पड़ताल किए छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल कराने की मंजूरी दे दी गई है। ऐसी गड़बड़ी करने वाले कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से जुड़ा हुआ है। जब संबंधित कॉलेजों के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी करने का मामला फंस गया, तब विश्वविद्यालयों ने पूरे मामले में जानकारी शिक्षा विभाग को देकर के मार्गदर्शन मांगा है। ये मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग भी चौंक गया। विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिना मान्यता वाले कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है और छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए परीक्षा फल किस आधार पर जारी किए जाए, इस पर कानूनी सलाह
विधि विशेषज्ञों से मांगी है। ये मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के समक्ष ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि कहीं ऐसे मामले राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी तो नहीं है। इसीलिए विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से जांच करके पूरी जानकारी मांगी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया की गोली मार करके जान ले ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पंचायत से लेकर के मुखिया के परिसर में मातम छाया हुआ है। आपको बता दूं कि ये घटना जिले की मुरलीगंज थाना क्षेत्र की दीनापट्टी सखुआ पंचायत की है, जहां मुखिया दिलीप कुमार की गोली मार करके जान ली गई है। जब सभी अपराधी बाइक से सवार होकर के पहुंचे थे। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 बाइक पर 5 से 6 की संख्या में आए अपराधी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने मुखिया दिलीप कुमार को 5 गोली मारी है, जिससे मुखिया की मौके पर ही जान चली गई। मुखिया की उम्र 35 साल बताई जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। परिवार के सदस्यों का रो रो करके बुरा हाल है। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, वे घटनास्थल पर पहुंची मामले की छानबीन में जुटी है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आज़ादी से लेकर के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनमें नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर प्रधानमंत्री माना है। पशुपति कुमार पारस का मानना है कि विपक्ष देश का विकास नहीं चाहता है, इसलिए नए लोकसभा के उद्घाटन पर हाय तौबा मचा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस वैशाली के महुआ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए और बातचीत हुई। कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज़ादी के बाद इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुआ है, जहां उस व्यक्ति का नाम है परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार में पैदा हुए, इसलिए गरीबों के प्रति इनको दर्द है। चाहे दलित हो, पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, ऊंची जाति के गरीब लोग हो, अकलियत के साथी हो, किसान है, नौजवान है, सभी के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। आज़ादी के बाद इतने कर्मठ देश का प्रधानमंत्री में इनका नाम है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि नए लोकसभा का हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। पूरे देश में जितने विपक्ष के लोग हैं वह हाय तौबा मचा रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि देश का विकास हो। विपक्ष जो है, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि विश्व में जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका के और फिर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भी इनके आगे नतमस्तक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिला में कल एक साथ 3 लूट की वारदात हुई है। अपराधियों ने बैंक और 2 पेट्रोल पंप लूट लिए हैं। जहां अपराधियों ने समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके में लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया है। जहां पटोरी अनुमंडल इलाके में भी पेट्रोल पंप को लूट लिया है। लूट की पहली वारदात सरायरंजन थाना क्षेत्र की है, जहां के खलिसपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तल की नोक पर 2,34,000 रुपये लूट लिए। ठीक 10 मिनट के बाद सरायरंजन थाना क्षेत्र के ही किशनपुर यूसुफ गांव इसके सुंदरम पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने यहां लगभग 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की इस वारदात के दौरान यहां अपराधियों के द्वारा 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों ने पैक्सों और फिर व्यापार मंडलों को गेहूं नहीं बेचा है। जहां गेहूं खरीद के आंकड़े ये सच्चाई बयां कर रहे हैं। सहकारिता और फिर खाद आपूर्ति के प्रयासों के बाद भी 223 किसानों ने सिर्फ 548 मीट्रिक टन ही गेहूं बेचा है। जहां अभी 1 सप्ताह और खरीद प्रक्रिया चलनी है। इस वर्ष गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। खरीद की प्रक्रिया 20 अप्रैल से 31 तक चलनी है। जहाँ इसके लिए 4189 पैक्सों और फिर व्यापार मंडलों पर बिक्री केंद्र बनाए गए हैं। खरीद शुरू होने के दिन से ही किसान पैक्सों और फिर व्यापार मंडलों को गेहूँ बेचने के प्रति उदासीन दिखे हैं। दरअसल गेहूँ का समर्थन मूल्य और फिर बाजार भाव में ज़्यादा अंतर नहीं था। इस वर्ष समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। वहीं व्यापार भी 2200 रुपये से 2400 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रहे थे। ऐसे में किसानों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ा, कागजी प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ी। व्यापारी खेत खलिहान जाकर के गेहूँ खरीद रहे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी में रुचि ले रहे हैं, जहां इसका ज़मीन पर असर भी दिखना शुरू हो गया है। मशरूम, लीची, मखाना और भिंडी के प्रोडक्शन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। खास बात यह है कि बिहार सरकार की कोशिश और फिर योजनाओं के माध्यम से ही ये सब संभव हो पाया है। जब बिहार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। यही वजह है कि बिहार में बागवानी सेक्टर में क्रांति सी आ गई है। यहाँ पर किसान अब विदेशी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। अभी बिहार सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत फ्रूट्स की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत आम, लीची, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल, केला की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। वहीं मखाना विकास योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती करने पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में किसान धान, गेहूं की खेती छोड़ करके बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार काफ़ी वर्षों से ये योजना प्रदेश में चला रही है। यही वजह है कि बिहार के किसानों बागवानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मखाने की खेती के मामले के बारे में अगर बात किया जाए तो मखाने की खेती के मामले में बिहार विश्व में यानी कि दुनिया में नंबर 1 पर है। मखाने के बारे में भी भला कौन नहीं जानता है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, कटिहार और किशनगंज जिले में मुख्य तौर पर मखाने की खेती की जाती है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कुल मखाने के उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 80% है, जबकि देश में इसकी भागीदारी 85% से भी अधिक है। बिहार का मिथिलांचल इलाका पूरे विश्व को मखाना खिलाता है। मिथिलांचल 1,20,000 टन बीज मखाने का उत्पादन करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी की वजह से ताड़ी पर भी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब उसी ताड़ी से बनने वाले नीरा को लेकर के बिहार सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब बिहार सरकार नीरा से न केवल राजस्व का फायदा उठाने की तैयारी में है, बल्कि देसी नीरा से ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स को भी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। दरअसल शराबबंदी के बाद ताड़ी पर भी बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद इससे जुड़ी हुई बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन अब ताड़ के पेड़ से उतरा हुआ पेय पदार्थ बड़े पैमाने पर नीरा के रूप में स्टॉल पर पहुंचने लगा है। बेहद साधारण सा दिखने वाला नीरा आने वाले समय में देश के जाने माने कोल्ड ड्रिंक्स को टक्कर देने की तैयारी में है, जिसे लेकर के बिहार सरकार ने भी कमर कस ली है। जी हाँ, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार बेहद उत्साहित हैं। बिहार में कई जगह नीरा के स्टॉल बनाए गए हैं, जहां जमकर के इसकी बिक्री हो रही है। वहीं नीरा की ब्रांडिंग के लिए काम चल रहा है। श्रवण कुमार कहते हैं कि सरकार की पूरी कोशिश है कि नीरा की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की जाए। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीरा पीने से ना सिर्फ अच्छा स्वाद मिलता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक है। हमारी कोशिश है कि नीरा का ऐसा प्रचार किया जाए कि लोग आने वाले समय में कोल्ड ड्रिंक्स पीना भूल जाए और हमारे देसी नीरा का सेवन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सैकड़ों निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल बार बार निर्देश देने के बाद भी अपना यूडाइस रिपोर्ट को दर्ज नहीं कराए हैं, जिस वजह से बिहार के 4026 निजी स्कूलों पर अब गाज गिरने वाली है। आपको बता दें कि यूडाइस 2022-23 में बच्चों के आंकड़े की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को यूडाइस कोड को रद्द करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पटना जिले के सबसे ज़्यादा 401 स्कूल शामिल है। इसके साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और गोपालगंज के 2 से अधिक निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई होगी। वहीं अन्य जिलों के भी 50 से 100 निजी स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विपक्ष में बैठी पार्टी भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जब पार्टी के विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर रेड मारी गई है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर और फिर क्रेटा गाड़ी जब्त किया है। इसके साथ ही विधायक के ठिकानों से कुछ दिनों पहले ही मस्जिद में भगवा झंडा फहराने के मामले का एक आरोपी को धर दबोचा गया है। दरअसल अपहरण कांड मामले में पुलिस ने साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। भाजपा विधायक पर राजद नेता तुलसी राय ने यह आरोप लगाया था। इस आरोप में बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन के लोगों के खिलाफ नामदर्ज शिकायत दर्ज किया था।
दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से सियासी पारी खेलने की दिशा में कदम बढ़ा चुके प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई है। आज देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पर कोई बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। ये बात पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में ज़रूर है, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ चैनल बंद नहीं किए हैं। यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बने हुए हैं। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड के एमपी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को जब नीतीश कुमार ने छोड़ा और उस गठबंधन से बाहर आए तो फिर हरिवंश ने ना उपसभापति के पद से इस्तीफा दिया और ना ही पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और ना ही पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई की। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।